नमस्कार, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट सेकंड फिनोल्स वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ उपस्थित हैं। इससे पूर्ववर्ती वीडियो में हमने फिनोल की अम्लता के बारे में जाना और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल्स के बारे में हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो अब हम शुरू करते हैं। यदि बेंजीन रिंग में कुछ प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों जिनका इफेक्ट -I या +I इफेक्ट हो, तो उन प्रतिस्थापियों का फिनोल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी कंटेंट्स के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव होता है फिनोल की अम्लता पर। तो फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव में हम जानते हैं कि दो प्रकार के प्रतिस्थापी होते हैं। एक तो +I इफेक्ट डालने वाले ग्रुप, नेगेटिव इंडक्टिव जो ग्रुप्स हैं जैसे NO2 है, हेलोजन्स हैं, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग -I ग्रुप्स लाइक NO2 हेलोजन्स reduce the negative charge on benzene rings in phenoxide ion, hence the phenoxide ion is stabilized and acidity is increased। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में -I ग्रुप अटैच हैं। -I ग्रुप आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो G ग्रुप हैं ये माइनस इंडक्शंस जो प्रेरणिक प्रभाव है, इसका ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, -I इफेक्ट है उन ग्रुप्स का, जैसे NO2 है, हेलोजन है। ये इस फेनिल रिंग में, ये जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाले ये ग्रुप -I प्रेरणिक प्रभाव वाले ग्रुप्स होते हैं, -I इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं। और इन I ग्रुप वाले इफेक्ट जो ग्रुप्स की वजह से फेनिल रिंग्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाने के कारण जो फिनोक्साइड्स आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज एंड एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वो एसिडिटी इंक्रीज कैसे होती है आप यहाँ देखने का, समझने का प्रयास करें। जैसे ये ऑक्सीजन और ये OH, ये फेनिल रिंग है, और इस फेनिल रिंग में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, -I इफेक्ट वाले कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस रिंग में। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से जो ऑक्सीजन्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करेंगे रिंग के अंदर, और रिंग के अंदर मूव करेंगे तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और ये अपनी कमी की पूर्ति H को H+ के रूप में रिमूव करके अपनी पूर्ति करेगा, और फिनोक्साइड आयन बनेगा। और ये फिनोक्साइड आयन स्टेबल होगा क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस रिंग में, इस एरोमेटिक जो रिंग है इसमें डीलोकलाइजेशन रिंग करंट में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेटिक संरचना देता है। तो जितने जो -I ग्रुप लगे हुए हैं तो उसकी फिनोक्साइड आयन की स्टेबलाइजेशन बढ़ेगी, और फिनोल की है वो अम्लता इंक्रीज होगी। तो आप अभी समझ गए होंगे कि -I इफेक्ट है वो फिनोल की अम्लता को किस तरह इंक्रीज करते हैं। तो अब हम देखते हैं, यदि पॉजिटिव I ग्रुप्स अटैच हों, यदि फेनिल रिंग्स पे, जैसे ये कोई बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है तो फिनोल है, और फिनोल में यदि यहाँ कोई और तो मेटा पेरा पे कोई +I इफेक्ट ग्रुप वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एल्किल ग्रुप की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन देने की है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाने से यहाँ पे जो फिनोक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ये इतना इस टेंडेंसी के साथ रिंग करंट में भाग नहीं लेगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहेगी, तो ये H है वो H+ के रूप में बाहर निकलने की टेंडेंसी कुछ घट जाएगी, और इसकी जो एसिडिटी है वो अम्लता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमने अभी जाना +I इफेक्ट एंड -I इफेक्ट वाले ग्रुप्स का प्रभाव अम्लता पर। तो कुछ
एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं, कुछ एसिडिटी ऑर्डर्स को जानने का प्रयास करते हैं जिनसे आप बेहतर तरीके से जान सकोगे। तो ये लैंग्वेज है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई ग्रुप्स एल्किल ग्रुप्स इंक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग इन फिनॉक्साइड आयन, हेंस द फिनॉक्साइड आयन इज डीस्टेबलाइज एंड एसिडिटी इज डिक्रीज। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो आयोडो, ऑर्थो फ्लोरोफिनोल्स की जो आप देख रहे हैं, इनकी अम्लता का हम ऑर्डर देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय ऑर्थो क्लोरोफिनोल है। सबसे ज़्यादा अम्लीय क्या है? ऑर्थो क्लोरोफिनोल है। उससे कम अम्लीय है वो ऑर्थो ब्रोमो है, और उससे कम ऑर्थो आयोडो है। और इन आयोडो ब्रोमो क्लोरो से भी कम जो अम्लीय है वो है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल्स। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिनोल से सभी अम्लीय हैं, ज़्यादा हैं ऑर्थोफ्लोरो वाले। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट है वो सारे के सारे जो नेगेटिव आई इफेक्ट वाले हैं वो फिनोल से ज़्यादा अम्लीय हैं। लेकिन ये अम्लता बढ़ गई है इनके माइनस आई ग्रुप से, लेकिन ये माइनस आई ग्रुप भी डिफरेंट है, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो। तो इनकी समता के आधार पर, जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पर यदि फ्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, फ्लोरो जानते हैं फ्लोरीन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये वो फिनोल का हाइड्रोक्सिल समूह है, इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण जो फ्लोरो व्युत्पन्न है फिनोल्स का, ऑर्थो फ्लोरो डेरिवेटिव है फिनोल्स का, उसमें फ्लोरीन एटम है वो हाइड्रोजन बंध बना लेता है हाइड्रोक्सिल समूह के H के साथ, जिससे इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट में इस हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकलने की टेंडेंसी घट जाती है। इसलिए इसकी जो अम्लता है अन्य डेरिवेटिव आयोडो, ब्रोमो और क्लोरो से इसकी घट जाती है। अब हम बात करते हैं इसका कि ऑर्थो क्लोरो वाला अधिक एसिडिक क्यों है ऑर्थो ब्रोमो से और ऑर्थो आयोडो से। ये है माइनस आई इफेक्ट के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का ज़्यादा है, उससे कम ब्रोमीन का है, उससे कम आयोडीन का है। तो ये माइनस आई इफेक्ट से इसकी एसिडिटी को ऑर्डर को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल्स है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल्स यानी पिक्रिक एसिड्स। ये है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद है इस जो सीरीज के अंदर, उसके बाद है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल्स, और फिर है 4 नाइट्रोफिनोल्स, और अंत में है नाइट्रोफिनोल्स, और लास्ट में है फिनोल्स। तो हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं ये जो मेटा नाइट्रोफिनोल्स और अंत में है फिनोल। इस ऑर्डर को समझने के लिए हम इस बात का ध्यान रखें कि माइनस आई इफेक्ट यहाँ देखिए ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, नेटा ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, दो तो ऑर्थो पे हैं और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह यानी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच हैं, जिससे इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेज़ी से घटती है, और इस ऑक्सीजन में फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, रिंग करंट में इसकी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में भाग लेंगे, और H है वो H प्लस के रूप में निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिससे ये पिक्रिक एसिड है इन 2,4 और 4 या मोनो सब्स्टिट्यूएंट या डाई सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोफिनोल से ज़्यादा अम्लीय है। अब बात करते हैं 2,4 यानी ऑर्थो और पैरा नाइट्रो। ऑर्थो और पैरा पे भी माइनस आई इफेक्ट दोनों का ज़्यादा है, और यहाँ सिर्फ पैरा पर माइनस आई इफेक्ट है, तो ये इसलिए कम है। और यहाँ बात करते हैं हम ऑर्थो की। ऑर्थो में और मेटा में हम अंतर इस कारण से देते हैं कि ऑर्थो के अंदर तो यहाँ ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, लेकिन यहाँ जो OH समूह है उसका प्लस M इफेक्ट हो जाता है, और इस प्लस M इफेक्ट के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से मेटा नाइट्रोफिनोल है वो कम अम्लीय हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, कहाँ पर? यहाँ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में। तो हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल्स और पैरा नाइट्रोफिनोल्स में भी अम्लता को इस प्रकार जज कर पाएंगे कि पैरा नाइट्रोफिनोल्स में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये पैरा से कम अम्लीय है। और मेटा ऑर्थो है वो मेटा से कम अम्लीय इसलिए है क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह है उसका प्लस M इफेक्ट यहाँ इफेक्टिव हो जाता है। और फिनोल है
वो फिनोल, इसलिए फिनोल और मेटा में मेटा नाइट्रोफिनोल्स हैं, इसमें हम फिनोल है कम अम्लीय है क्योंकि मेटा नाइट्रोफिनोल में -I इफेक्ट है इस NO2 का। हालांकि मेटा पोजीशन पर -I इफेक्ट है वो कम इफेक्टिव होता है वनिस्पत ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो समूह अटैच हो। तो हमने अभी इस ऑर्डर को एक्सप्लेन किया है, आशा है आप समझ गए होंगे कि यहाँ 3 माइनस के खींचने वाले हैं ऑर्थो पैरा पे तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गए, यहाँ 2 हैं ऑर्थो पैरा पे, यहाँ पैरा पे, यहाँ ऑर्थो पे है। पैरा से ऑर्थो की अम्लता घटने का कारण है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और या मेटा का कम होने का कारण है हाइड्रोक्सिल समूह का +M इफेक्ट, और ये फिनोल से सभी ज़्यादा अम्लीय हैं, इसका कारण है -I इफेक्ट। तो अब हम दूसरी बात करते हैं फिनोल की, कैटिकोल की और रिसोर्सिनोल। फिनोल है, कैटिकोल है और क्विनोल है और रिसोर्सिनोल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये +M इफेक्ट के कारण है, और +M इफेक्ट के कारण लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा, यानी रिसोर्सिनोल की बात हो रही है। तो रिसोर्सिनोल में +M इफेक्ट के कारण ये हाई एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, और उसके बाद है पैरा पे और ऑर्थो, और सबसे कम जो एसिडिक है वो है फिनोल। तो ये इसकी एसिडिटी में क्या हम इसको इस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं कि ड्यू टू +M इफेक्ट। तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मेटा की, तो मेटा पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण या ऑक्सीजन्स वाली जो फिनोक्साइड बनने वाला आयन है वो आसानी से वहाँ पर इस कार्बन पर कमी नहीं रहेगी और आराम से इसकी डेंसिटी नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये फिनोक्साइड आयन अंदर रिंग करंट में पार्टिसिपेट करेंगे और स्टेबलाइज होगा और अधिक अम्लीयता प्रदर्शित करेगा रिसोर्सिनोल के गैस में। इसी प्रकार पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे +M इफेक्ट ज़्यादा होता है और इसीलिए ये मेटा से कम अम्लीय है। तो यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन किया +M इफेक्ट के कारण। अब बात करते हैं ये क्रिसोल की। ये फिनोल है और ये मेटा क्रिसोल है, ये पैरा क्रिसोल है, ये ऑर्थो क्रिसोल है। तो मेटा, पैरा और ऑर्थो क्रिसोल, तो मेटा, पैरा, ऑर्थो क्रिसोल में हम फिनोल से कम अम्लीय होने का कारण है कि यहाँ +I इफेक्ट है किसका, मेथिल समूह का। मेथिल समूह का +I इफेक्ट होने के कारण, +I इफेक्ट ऑर्थो वाला नज़दीक है तो +I इफेक्ट इस ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ज़्यादा होगी और फिनोक्साइड आयन डिस्टेबलाइज होगा और ये कम अम्लीय होगा। ये ऑर्थो और मेटा में लगभग समान +I इफेक्ट होने के कारण ऑर्थो और मेटा जो क्रिसोल हैं वो लगभग समान pK वैल्यू होती है इनकी और Ka वैल्यू के मान, तो अतः ये इनकी अम्लीयता में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फिर भी ये पैरा जो क्रिसोल है वो मोर सिमेट्रिक होने के कारण कुछ अधिक अम्लीय मान सकते हैं। इससे पैरा से अधिक अम्लीय है मेटा क्रिसोल और मेटा से अधिक है फिनोल। तो मेटा क्रिसोल्स में यहाँ इस CH3 हैं, इस ग्रुप का +I इफेक्ट भी है और इस OH ग्रुप का +M इफेक्ट भी है। तो इस कारण से हम इसकी एसिडिटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिनोल में यदि +I इफेक्ट जुड़ा हुआ है तो +IF ग्रुप्स जुड़ा हुआ है तो फिनोल्स की जो अम्लता है वो घट रही है। देखो ये फिनोल है सबसे ज़्यादा, एक मेथिल समूह मेटा पे तो उसकी और कम हो गई, पैरा पे है तो उससे और कम हो गई, ऑर्थो पे है तो सबसे कम हुआ। तो ये इसकी +I इफेक्ट की टेंडेंसी है। +I इफेक्ट ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पैरा पे और मेटा पे कुछ कम +I इफेक्ट होने के कारण ये फिनोल से जस्ट कम अम्लीय है और सबसे कम अम्लीय ऑर्थो क्रिसोल है। अब हम बात करते हैं फिनोल्स के रिएक्शंस की, रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। फिनोल में 3 प्रकार की अभिक्रियाएं संभव हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली है वह रासायनिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जहाँ O और H बॉन्ड का ब्रेक होता हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता हो। सेकंड टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस है वो है ये फिनोल का फिनोलिक कार्बन और ये OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, यानी C और OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। और थर्ड जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस का वो है बेंजीन रिंग की वजह से। बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस हो रही है उसकी कारण जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो फिनोल्स दे रहा है। ये थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। तो 1 बाय 1 हम तीनों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे फिनोल्स के। तो शुरू करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के क्लीवेज के कारण अभिक्रियाएं। तो OH बॉन्ड
क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इसकी जो प्रथम रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी ईथर के निर्माण की अभिक्रिया। ईथर के निर्माण की अभिक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ हम एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं और या डाईमेथिल सल्फेट के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो हमें ईथर की प्राप्ति हो रही है। और ये ईथर है, आप देख सकते हैं फिनोल है, क्षार के साथ करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, और इसकी एल्किल हैलाइड हो या डाईमेथिल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें ये क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इस मेथड्स को, ये नेम रिएक्शन है, इसको विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कहते हैं और ये SN2 मैकेनिज्म के माध्यम से संपन्न होने वाली है। और यहाँ फिनोक्साइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और डिस्प्लेस करता है हैलाइड और सल्फेट आयन को। तो ये रिएक्शंस के मैकेनिज्म से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह की है। अन्य एग्जांपल्स हैं, ये फिनोल है और ये एल्किल हैलाइड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट करते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये फिनोलेट बनता है, फिनेटोल बनता है, ये भी एक प्रकार का ईथर है। तो इस प्रकार ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की कुछ रिएक्शंस हैं। ये भी एक और एग्जांपल्स है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का। यहाँ क्या है, पैराक्रिसोल है। पैराक्रिसोल में यहाँ देखिए जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। और यहाँ जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉविंग ग्रुप है। और इसकी यदि एक्वस NaOH और हीट करते हैं तो हमें पैरानाइट्रोफेनिल ईथर प्राप्त होता है। पैरानाइट्रोफेनिल ईथर प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें हम फेनिल जो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की जो रिएक्शंस हैं उनमें हम ये एग्जांपल्स के तौर पर समझ सकते हैं। और अन्य प्रकार है, यहाँ पे यदि डाईमेथिल सल्फेट लेते हैं तो ये फिनोल है, डाईमेथिल सल्फेट की अभिक्रिया एक्वस NaOH और हीट करते हैं तो भी हमें एनिसोल प्राप्त होता है। ये एनिसोल है, ये भी विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का एग्जाम्पल्स है। सेकेंड है एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण कैसे होता है आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एसिटिक एसिड या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड्स गिव्स कोरस्पॉन्डिंग एस्टर्स। हम यदि फिनोल है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो फिनोक्साइड बनाता है, और ये फिनोक्साइड है वो फिनोक्साइड बनने के बाद, ये जो फिनोक्साइड है ये फिनोक्साइड बनने के बाद क्या होता है, हम एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शंस करवाएं, चाहे एसिटिक एसिड से करवाएं, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड से, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर प्राप्त होता है। देखिए फेनिल एसीटेट प्राप्त हुआ है, ये है फेनिल एसीटेट। नेक्स्ट है द एस्टर अंडरगो ए रीअरेंजमेंट नॉन एज द फ्रीज रीअरेंजमेंट अपॉन हीटिंग विथ ए लेविस एसिड। अब ये जो बनने वाला एस्टर है फेनिल एसीटेट एस्टर, ये लेविस एसिड्स के साथ यदि हम इसको हीट कर देते हैं लेविस एसिड्स के साथ तो वो एक रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उसका नाम है फ्रीज रीअरेंजमेंट, जिसमें ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं फिनोल के। तो आगे इसका अध्ययन करेंगे फ्रीज रीअरेंजमेंट का। सेकंड टाइप है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो ये COH बॉन्ड के क्लीवेज से जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में, तो फर्स्ट है रिडक्शंस। जिंक डस्ट के साथ फिनोल की रिडक्शंस करवाते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है। ध्यान रहे बेंजीन बनाने की ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं। और नेक्स्ट है अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। और यदि PCl5 के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो हमें देखिए यहाँ ट्राईफेनिल फॉस्फेट प्राप्त होता है, जो कि प्लास्टिसाइजर के रूप में काम में लेते हैं हम इसको, ट्राईफेनिल फॉस्फेट को। और अब एक और अन्य महत्वपूर्ण जो टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है फिनोल का, कभी किसी कंटेंट में फिनोल है या नहीं है इसका हम पता इस आधार पर लगाते हैं कि जो मोस्ट फिनोल है गिव करेक्टरिस्टिक कलर वॉयलेट, रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन विथ न्यूट्रल और वीकली एसिडिक FeCl3 सॉल्यूशंस।
अब FeCl3 सॉल्यूशंस या तो न्यूट्रल हो या वीकली एसिडिक हो। FeCl3 को हम न्यूट्रल करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से तनु कर सकते हैं इसको, या जो सोडियम बाइकार्बोनेट का तनु विलयन मिलाते हैं, या इसमें NH4OH को काम में लेते हैं FeCl3 को न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए। और इसको हम किसी सब्सटेंसेस में उदासीन या वीकली एसिडिक FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हमें वॉयलेट, रेड, पर्पल कुछ ऐसा कलर हमें ऑब्जर्व हो तो हम देखेंगे कि उक्त कंटेंट में फिनोल उपस्थित हैं। तो ये फिनोल का लेबोरेटरी टेस्ट है। और थर्ड टाइप है रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग है उसकी रिएक्शंस देखने का प्रयास करते हैं। ये भी कुछ है। सबसे पहले जब एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस होती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सर्वप्रथम हम बात करते हैं हेलोजिनेशंस की। हम ये भी जानते हैं कि फिनोल में OH ग्रुप होने के कारण ये फिनोल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है रिंग में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण जो रिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के प्रति एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि ये जो फिनोल में OH ग्रुप है वो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला ग्रुप है, और इससे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस और अधिक तरीके से देगा, पावरफुल। और OH ग्रुप है वो यहाँ और तो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, यानी कि जो इनकमिंग जो आने वाला प्रतिस्थापी होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन यहाँ यदि हम ये रिएक्शंस पोलर सॉल्वेंट में करवा रहे हैं, देखिए एक्वस Br2, एक्वस यानी पोलर सॉल्वेंट में करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन का जो प्रतिस्थापन हो रहा है ऑर्थो पे और पैरा पे, यानी सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस फिलअप हो रही है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हम प्राप्त कर रहे हैं। हम यदि ट्राई ब्रोमोफिनोल प्राप्त नहीं करके मोनो ब्रोमोफिनोल भी प्राप्त कर सकते हैं यदि यहाँ पर हम Br2 को हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ले लें। जैसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CH2 है, ये मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो मोनो हेलो प्रोडक्ट हम किस प्रकार बना सकते हैं, ये देखिए, ये Br2 ब्रोमीन की अभिक्रिया किस विलयन में करवा दी, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है CH2, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशंस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिनेशंस में शॉर्ट आंसर्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 स्टेप से में फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करते हैं। तो फिनोल से पिक्रिक एसिड प्राप्त करने की एक स्टेप की ये मेथड है कि हम फिनोल को कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें ये पिक्रिक एसिड्स प्राप्त होगा। नेक्स्ट है फिनोल की यदि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये 40% तो NO2 ऑर्थो पोजीशन वाला, और ये जो 13% है वो पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। और इन दिस रिएक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोसेशंस अकर्स, और यहाँ जो नाइट्रोसेशंस हुआ है वहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में NO+ नाइट्रोसोनियम आइन है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट है नाइट्रोसेशंस, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशंस बाय OH ग्रुप। यानी हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग को OH ग्रुप है वो बहुत अधिक तरीके से एक्टिवेट करने वाला ग्रुप है, और फिनोल कैन बी अटैक्ड बाय इवन वीकली या वीकर इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक नाइट्रोसोनियम आइंस NO+। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस OH ग्रुप के कारण ये फेनिल जो रिंग है वो हाईली एक्टिवेट हो गई है। तो यहाँ पर हम वीक नाइट्रोसोनियम आइन ही जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो भी अटैक करके पैरा नाइट्रोसोफिनोल का निर्माण भी करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में ये भी देखिए आप, व्हेन मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड NaNO2 इज ट्रीटेड विथ 1-2 drop of concentrate H2SO4, deep green color is obtained, which upon dilutions with water becomes red and on being made alkaline turns blue. This is called Lieberman nitroso test.
लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में क्या होता है कि फिनोल की अभिक्रिया हम यदि सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं और 1-2 ड्रॉप हम कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं तो हमें डीप ग्रीन कलर प्राप्त होता है, और हम इसको एक्सेस में वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और हम इसको एल्केलाइन करते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ग्रीन, रेड, ब्लू ऐसा कलर हमें, ये रंग चेंज जो है वो अधिक फास्टली चेंज होते हैं इनमें कलर, तो हम इसको क्या कहते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। तो रिएक्शंस देखने का प्रयास करते हैं, मैकेनिज्म्स। यहाँ देखिए ये फिनोल है, ये HNO2 है और NaNO2 H2SO4 -H2 यानी पैरा नाइट्रोसोफिनोल ये प्राप्त हुआ है प्रोडक्ट के रूप में। ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल है और इसका ये एसी नाइट्रोसोफॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, एसी नाइट्रोसोफॉर्म, और एसी नाइट्रोसोफॉर्म है वो रेड ब्राउन का होता है। और यहाँ हम फिनोल और फिनोल के अन्य अणु के साथ क्रिया करके इंडोफिनोल रेड बनता है, और ये इंडोफिनोल रेड इस प्रकार रेजोनेंस होकर के इस प्रकार प्राप्त होता है। और हम इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं 1-2 ड्रॉप्स, तो हमें इंडोफिनोल एसी सल्फेट प्राप्त होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। और ये जो ग्रीन कलर है वो इस प्रकार अनुनादित रहता है अन्य अनुनादी संरचना में, और अंत में हम एल्केलाइंस करते हैं, एल्केलाइन या NaOH के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें ब्लू रंग प्राप्त होता है। तो ये है लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बने रहिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो केमिकल रिएक्शंस या अन्य महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस यानी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। धन्यवाद, थैंक यू।